नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू के यात्री निवास से 8,150 अमरनाथ यात्रियों का 8वां जत्था गुरुवार सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। जम्मू के जोनल पुलिस कंट्रोल रूम के अनुसार काफिला 2 अलग अलग ग्रुप में रवाना हुआ, जिसमें बालतल के रास्ते जाने वाले काफिले में 3,445 तीर्थ यात्री शामिल रहे। ये तड़के 3:37 पर रवाना हुए। वहीं पहलगाम के रास्ते जाने वाले काफिले में 4,705 तीर्थ यात्री शामिल रहे। ये यात्री सुबह तड़के 4 बजे रवाना हुए। तीर्थ यात्री कुल 334 गाड़ियों में यात्रा कर रहे हैं, जिनमें 175 बसें, 55 मीडियम मोटर गाड़ियां और 104 लाइट मोटर गाड़ियां शामिल हैं। काफिले को जम्मू और कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के लोग एस्कॉर्ट कर रहे हैं। और चलिए इसी पर और बातचीत करेंगे। सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, लगातार हम देख रहे हैं कि जो अमरनाथ यात्री हैं उनके एक के बाद एक जत्थे रवाना हो रहे हैं और 8वां जत्था आज रवाना हुआ है। कितना उत्साह है जो अमरनाथ यात्री हैं? जी देखिए, उत्साह में कोई कमी नहीं है। आज हम जब भगवती नगर बेस कैंप में पहुंचे, कई यात्रियों से जो है वो बात भी हुई है। यात्रियों का कहना है कि हमें इससे कोई भी फर्क नहीं है कि यदि हिम शिवलिंग यहाँ वहाँ नहीं भी है। हमें एक आदेश हुआ है भगवान भोलेनाथ की तरफ से, उन्होंने जब अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है तो वो एक आदेश है कि हम वहाँ उस गुफा के, उस पावन गुफा के जो है वो दर्शन कर पाएँ, वही उनके लिए सौभाग्य होगा। तो ये एक बहुत ही अहम बात देखने में आई है कि जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है उन लोगों के साथ साथ जो तत्काल करवाने वाले हैं उनका भी तांता लगा हुआ है। इसमें अचंबा इस बात का है कि जो तत्काल करवाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं वो जानते हैं हिम शिवलिंग जो है वो पिघल गया है, और उसके बाद भी वो जो है उनमें उत्साह बना हुआ, जोश बना हुआ, जाने की तमन्ना जो है वो प्रबल है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाहे वहाँ हिम शिवलिंग चाहे पिघल गया है, इस पे श्रद्धालुओं पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। श्रद्धालु उसी तरह ही जोश से जो है वो भरे हुए हैं और जाना चाहते हैं और जल्द से जल्द बाबा भोलेनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करना चाहते हैं। उनका कहना है कि हम जो है समूचा साल जो है इसका इंतजार उन्हें रहता है, इस यात्रा का इंतजार होता है, और हम चाहते हैं कि जब यहाँ पहुँचे हैं तो आगे भी जाएं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करें। और जिस तरह से मौसम की भी एडवाइजरी है कि पहाड़ी इलाकों में जो है बरसात हो सकती है, उसका भी कोई इम्पैक्ट जो है इन यात्रियों पे दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल राजन, जिस तरह से मौसम की आपने बात की, क्योंकि मौसम का रोल बहुत अहम होता है अमरनाथ यात्रा में। चाहे यात्री निवास से बात की जाए, जम्मू से नुनवन बेस कैंप से बात की जाए, या दूसरे जो बेस कैंप हैं, यहाँ पर जो तैयारियां की जाती हैं उनको लेकर भी इस बार हम देख रहे हैं कि जो अमरनाथ यात्री हैं बहुत मुतमईन नजर आ रहे हैं। और ऐसे में मौसम को लेकर किस तरह की जानकारी मिल पा रही है, किस तरह का मौसम है? क्योंकि मौसम का जो किरदार होता है वो राजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अमरनाथ यात्रा को लेकर। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, मौसम जो है यहाँ अचानक जो है वो बदल जाता है। कल भी हमने शाम को देखा कि जम्मू में यहाँ दिन के वक्त जो है उमस काफ़ी थी, लेकिन शाम होते होते तेज़ हवाएं चलने लगी, उसके साथ फिर बरसात भी हुई। और पहाड़ी इलाकों के लिए पहले से ही एडवाइजरी जो है वो इशू है, और लोगों को ये हिदायत भी दी गई है कि यदि वो अपना कोई ट्रैवल प्लान करते हैं, यदि उनको किसी पहाड़ी इलाके में जाना है, जिस तरह से डोडा के इलाके में आपने देखा पिछले कुछ दिनों में कई दफ़ा जो है बादल फटने की वहाँ घटना घटित हुई है, जिससे कि नुकसान भी हुआ है। ऐसे ही जो पहाड़ी इलाके हैं वहां के लिए एडवाइजरी इशू की हुई है। लेकिन ऐसे में जो जैसे मैंने पहले कहा कि बाबा भोलेनाथ पे यूं लगता है किसी भी चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। उनके जोश पे किसी तरह का जो इसका इम्पैक्ट है वो नहीं दिखाई देता है। वो उसी तरह जिस तरह से पहले जो है पहले जत्थे में हमने देखा था उत्साह, वही आज भी उत्साह बना हुआ है। बम बम बोले के जय घोष लगाते हुए यात्री निवास भवन जो है वो पहुंच रहे हैं। और ऐसे में जो कॉन्वॉय है और जो कल सुबह निकलना है उसके लिए यात्री जो है वो यात्री निवास भवन में पहुंच चुके हैं। वहां उनके रहने खाने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो चुकी है। और हमने एक खास बात देखी है कि जो तत्काल के लिए हमने रश देखा था कुछ जगहों पे जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वहां पे
जो व्यवस्था है वो पहले से अच्छी हो चुकी है, यानी कि कई काउंटर्स लगा दिए गए हैं और जो लोगों को ये मैसेज भी फ्लोट कर दिया गया है कि तत्काल की रजिस्ट्रेशन जो है वो लिमिटेड है। तो उसी के हिसाब से जो मैसेज जो फ्लोट हुआ है उसी के हिसाब से जो है अब श्रद्धालु भी जम्मू पहुंच रहे हैं और जो ऑनलाइन पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वो कई लोग जो है सीधे कश्मीर घाटी भी जा रहे हैं। ननवान के बिल्कुल राजन, यानी मौसम जाहिर सी बात है कि किसी तरह का हो, इसका कोई असर यात्रा पर, या ये कहा जाए कि यात्रियों का जो जोश है उस पर कोई असर इसका नहीं पड़ता। यात्रियों का जोश एक तरह से बना हुआ है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजन वाहिद हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में जानकारी देने के लिए। उधर प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंग के पिघलने की खबरों के बावजूद अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे हैं और पवित्र गुफा की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि उनके लिए बाबा बर्फानी की यात्रा आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। उनका मानना है कि बर्फ के शिवलिंग के दर्शन होना या न होना भगवान की इच्छा पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि पवित्र गुफा में पहुंचकर प्रार्थना करना भी उनके लिए सौभाग्य और संतोष का विषय है। मैं अभी भगवती नगर बेस कैंप में मौजूद हूं और यहाँ के दृश्य देख के आप भी जो है अचंभे में आ जाएंगे, क्योंकि हालांकि जो हिम शिवलिंग है वो पवित्र गुफा में वो पिघल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भक्तों के जोश में, उत्साह में कोई कमी नहीं है। काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ बेस कैंप में पहुँच रहे हैं। ये देश के कोने कोने से जो है यहाँ पे पहुँच रहे हैं और इनसे ही हम जानेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम बनारस से हैं। बनारस से आए हैं, काशी से आए हैं। आप बताइए कि जिस तरह से अब ये रिपोर्ट्स आ रही है हिम शिवलिंग पिघल चुका है, उसके बाद भी जो है भक्तों का उत्साह कोई कम नहीं हुआ है। क्या है कि अब लोग उनके बाबा के नाम से बाबा बर्फानी के नाम से जा रहे हैं, तो कम से कम गुफा तो दर्शन हो जाएगा। बाबा नहीं दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाबा का जो गुफा है मेन वहाँ तो दर्शन हो ही जाएगा, वो तो कहीं जा नहीं सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? हम यूपी सुल्तानपुर। तो क्या कहेंगे आप इस यात्रा को लेकर, कितने उत्साहित हैं आप अभी भी? देखिए, एक बार मन बना लिया कि हमको जाना है तो जाना है। अभी दर्शन देना न देना है बाबा का काम है, हमारा काम है वहाँ तक पहुँचना, आगे बाबा जाने। बिल्कुल इनका काम है, भक्तों का काम है वहाँ तक पहुँचना और आगे जो है बाबा दर्शन देंगे इनको। आप कहाँ से आए हैं और कितने उत्साहित? हम महाराष्ट्र से आए, नासिक जिला। कितने लोग आए हो आप? हम सात लोग आए। तो पहली दफा ही हैं या दूसरी बार आए? तो इस दफा जो है हिम शिवलिंग पिघल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भक्तों के जोश में, उत्साह में कोई कमी नहीं है। वो कुछ कमी नहीं। वो कल शिवलिंग तो कल ही पिघल गया, 7 तारीख को ही पिघल गया, तो भी हम 7 आदमी आए। तो कितने उत्साहित अभी भी इस यात्रा को लेकर? हाँ, इस यात्रा को लेकर कितना जोश आप में बना? तो हमारे यहाँ आगे बढ़ेंगे। सांबा दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाने का वादा अब तक पूरा नहीं किया। चौधरी ने घोषणा की कि इस मांग को लेकर 11 जुलाई को कश्मीर और 12 जुलाई को जम्मू में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा और कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल होने से कई जन समस्याओं के समाधान का रास्ता खुलेगा। साथ ही डेली वेजर्स की मांगों का भी उल्लेख किया। देखिए, एक चीज जो लोग बीजेपी के कहते थे कि हमें स्टेट का दर्जा नहीं चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड है, और आज इस रियासत को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ के एक यूटी बना दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों का अगर ये यूटी बनानी थी तो महाराजा साहब उस टाइम ही यूटी बना देते, लेकिन महाराजा साहब को पता था कि मेरे लोगों की दुख और तकलीफ क्या है, मेरे लोग चाहते क्या हैं। उनको पता था कि मेरे लोगों की मुश्किलें और मुसीबतें बहुत हैं। मेरे लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, सड़कों, हॉस्पिटलों की बड़ी दिक्कतें हैं। उस ज़माने में भी महाराजा साहब ने हॉस्पिटल बनाए, नहरें बनाई, कितने रिफॉर्म्स महाराजा साहब लेके आए थे। तो इसलिए आज महाराजा करण सिंह साहब, जो महाराजा हरि सिंह साहब के आगे बेटे हैं, उनकी भी देखिए वो डिमांड है उनकी कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए। डोडा ईस्ट के विधायक महराज मलिक ने ठाठरी के बाढ़ प्रभावित मुख्य बाजार क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया। हालिया बादल फटने की घटना के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर मलबा और पत्थर जमा हो गए हैं, जिससे कई हिस्से प्रभावित हो गए हैं। दौरे के दौरान विधायक ने आरोप लगाया कि ठेकेदारों की ओर से ऊपरी क्षेत्र में मलबा और बड़े पत्थर डाले जाने से नुकसान बढ़ा है।
उन्होंने मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मालिक ने प्रशासन से राहत और पुनर्वास कार्यों को पूरी ईमानदारी और तेजी के साथ पूरा करने की अपील की और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी। मेरा काम नहीं था घंटी बेलचा उठा के काम करना, ये LNT JCB। इन लोगों को बोलो कि दरिया में माइनिंग करनी है या किसी पहाड़ी को चोरी करनी है तो दिन रात डंपर भी लगेगा, मशीनरी भी लगेगी और एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट करेगी। यहाँ पर रास्ता ठीक करना था, यात्री रात से परेशान थे, लोग परेशान थे, लेकिन जब रात को देखा वहाँ काम करने को तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं थके हुए हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल आते हैं। 20 आदमियों का काम था, रोड क्लियर हो जाता और दिन रात अगर मेहनत की जाए तो 20-30 लोग लगेंगे, मामला ठीक आया। जब ऊपर से आया ये भी मिल गया वो भी मिल गया और ये मैन मेड है तो बारिश हो या क्लाउड बर्स्ट हो ये तो ऊपर से नेचुरल है, लेकिन उसका रास्ता पता है ना। इन जगहों पे देखिए नालों वाली जगहों पे ये चीज़ें हादसा होते रहते, लेकिन यहाँ पर डंपिंग भी हुई थी। ठेकेदारों ने अपने मफाद के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठियाँ भी लिखी थी, DC को लिखी थी, SDM को लिखी थी, उन लोगों को FIR नहीं लगी। वो मैंने इनको लिखा भी है कि उनको उस ठेकेदार के खिलाफ PMJSY के खिलाफ FIR होना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी मलबा ठाठरी के अंदर है ये वही डंपिंग का है और इसकी तरफ से क्या है मुआवजा इनको मिलेगा। लेकिन मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि लाख रुपया 1.5 लाख रुपया बहुत सारे दुकानदारों की दुकानें जो हैं ख़त्म हुई है। इंश्योरेंस है वो पता नहीं और भी कुछ पैसा लेते हैं, वो कुछ उसको उस किस्म का पैसा लोन उठाया है। मैंने इनको कहा है FIR लगाओ ताकि उसमें कार्रवाई हो और उन लोगों को मदद। चलिए आगे बढ़ेंगे। बडगाम में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनई को श्रद्धांजलि देने के लिए धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बडगाम का मुख्य बाजार बंद रहा, जबकि जरूरी वस्तुओं की कुछ दुकानें खुली रहीं। सेंट्रल इमामबाड़ा बडगाम में दिन भर का धार्मिक समागम हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने और श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान वॉलंटियर्स ने शहर के विभिन्न स्थानों पर सबील लगाकर लोगों को भोजन और पेयजल वितरित किया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत लोगों ने दिवंगत नेता को याद किया और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। बडगाम में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनई को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अधिकांश बाजार बंद रहे और केवल जरूरी सामान की कुछ दुकानें खुली रहीं। सेंट्रल इमामबाड़ा बडगाम में दिन भर कई आयोजन हुए, जहां बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। तकसीम के सिलसिले में, अलदाई के सिलसिले में दाइज़तीन मजलिस हो रही है, जिसमें अतराफ अकनाफ से लोग शरीक हुए हैं। क्योंकि इनकलाब के बाद, इस्लामी इनकलाब के बाद, इसके बाद इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह उस मिशन को, उस नजरिया को जिस तमन्नाई के साथ शहीद राबर ने शहादत तक जिंदा रखा, वो कभी फरामोश नहीं हुआ। पुंछ में गुरुवार को शिया समुदाय ने अंजुमने जाफरिया पुंछ के बैनर तले ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनई की याद में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। नगर के परेड बाजार में हुए कार्यक्रम में शिया समुदाय के साथ अन्य समुदायों के लोगों ने भी बड़ी संख्या में भाग लेकर श्रद्धांजलि अर्पित की और एकता और भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने दिवंगत नेता के योगदान को याद किया। इधर पेश करने के लिए यहाँ पर शबील लगाई गई है और इसमें खास बात देखने के लिए ये था कि सुबह से ही सभी धर्मों के लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने इंडिविजुअली तौर पर सभी धर्मों के लोगों ने जो है उनको खराज अकीदत पेश किया है। आज यहाँ पर एक अंजुमन जाफरिया की जानिब से प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जो आयतुल्लाह खमैनी की उस जनाजे की रूह से यहाँ पर लोगों का इज्तिमा किया गया, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख यहाँ पर आए और उन्होंने शिरकत की। बडगाम में जम्मू कश्मीर एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ने CPI कार्यालय में सम्मेलन और विरोध प्रदर्शन आयोजित किया और हालिया खराब मौसम से प्रभावित बागवानों के लिए तत्काल राहत की मांग की। कार्यक्रम को J&K किसान तहरीक के अध्यक्ष जहूर अहमद, CPI-M के सचिव मोहम्मद अब्बास राठौर और अन्य नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने सरकार से किसान क्रेडिट कार्ड,
कर्ज माफ करने, व्यापक फसल बीमा योजना लागू करने और सेब उत्पादकों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता देने की मांग की। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र को बचाने के लिए प्रभावी नीतिगत समर्थन और त्वरित राहत जरूरी है। ये फेडरेशन इसीलिए बनी है कि हम वक्तन फवक्तन एप्पल से जो जुड़े मसाइल है उनको उजागर करें। आज हमने ज़रूरत महसूस की है कि मार्च से लेकर आज तक जो हमारे ग्रोवरों ने बागों में, खेतों में, खलियानों में काम किया है वो सालाबारी की नज़र हो गया। बहुत सारे हमारे इलाके जो है वो सालाबारी से मुतासिर हुए हैं और हम सरकार से आज इस एहतजाज के माध्यम से ये बावर कराना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द तखमीना लगाया जाए और हमारे ग्रोवरों को भरपूर मुआवजा दिया जाए जिनका नुकसान सालाबारी से हुआ है। उसके साथ साथ गैर मियारी अद्वियात की वजह से भी हमारे बहुत सारे बागात तबाह हुए हैं, हमारे बहुत सारे ग्रोवर उसके बागात जो है वो तबाह हुए। श्रीनगर के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल राजबाग में पीएम पैकेज के तहत कार्यरत शिक्षक अविनाश भट्ट ने छात्रों की उपस्थिति और अभिभावकों से संवाद बेहतर बनाने के लिए तकनीकी पहल शुरू की है। उन्होंने स्मार्ट स्टूडेंट आईडी कार्ड तैयार किया है जिसमें स्कैनर आधारित अटेंडेंस सिस्टम लगाया गया है। छात्र के स्कूल पहुंचते ही कार्ड स्कैन होकर उपस्थिति दर्ज करता है और अभिभावकों को तुरंत संदेश भेजा जाता है। स्कूल से निकलने पर भी इसकी जानकारी दी जाती है। टीचर की ओर से तैयार ये सिस्टम छात्रों की निगरानी, सुरक्षा और जवाबदेही बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। जो कार्ड है ये का पीएम पैकेज टीचर ने तैयार किया है। मेरे साथ अविनाश जी है जो इस स्कूल के एक टीचर है। उन्होंने खुद ये कार्ड जो है डिजाइन किया है। ये कार्ड हम आपको दिखाएंगे। इस कार्ड में एक छोटा सा स्कैनर है। ये जो आप ये स्कैनर देख रहे हैं, इसी स्कैनर से सब कुछ चल रहा है। यानी बच्चा बंक नहीं करेगा। अगर बच्चा स्कूल के अंदर आएगा, स्कूल के गेट के अंदर आएगा, कुछ मीटर चलने के बाद ये जो कार्ड है उसके बाद ही ये स्कैन होगा। और दूसरी चीज ये है, ये स्कैन जब होगा स्कूल का टीचर उसकी सामने ये जो स्कैन होगा। मेरे साथ अविनाश जी है जिस तरह से मैंने पहले। अविनाश जी, क्या मकसद था ये कार्ड बनाने का, किस तरह से ये फंक्शन करता है? जी मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि हमें ये पता चले कि हमारा बच्चा स्कूल आया है या नहीं आया है। कई बार ऐसा होता था कि बच्चा घर से स्कूल निकलता था लेकिन स्कूल नहीं पहुंचता था। पेरेंट्स भी परेशान और हम भी परेशान। तो मेरे प्रिंसिपल के और मेरे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि हमारे पास ट्रैक रहे कि बच्चा स्कूल में आया है या नहीं आया है। और सबसे बड़ा इसमें यह था कि अगर आपने देखा होगा कितने भी स्कूल्स हैं, चाहे बड़े से बड़ा स्कूल, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां पे कार्ड का क्या सिस्टम रहता है, वो दीवार पे मशीन लगी होती है, पंच करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब पंच किया तो मेरे पास कार्ड है, मैं किसी का भी कार्ड पंच कर सकता हूं। तो मैंने ये सोचा कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें 1% भी गुंजाइश ना हो कि कोई किसी का बंक कर, कोई बंक करे या किसी का कार्ड जो प्रॉक्सी कर सके। तो उसी मकसद से एक कार्ड मैंने डिजाइन किया और इसका नाम मैंने स्मार्ट अटेंडेंस कार्ड रखा। यानी ये देखिए आप, एक सरकारी स्कूल टीचर, पीएम पैकेज टीचर खुद, हालांकि ये बतौर टीचर स्कूल में काम करते हैं लेकिन खुद से जो ये कार्ड है इसको डिजाइन किया। हालांकि ये जो कार्ड है स्कूल प्रीमिसेस में ही बनता है, इसका प्रिंट भी यहाँ पर होता है और दीगर, क्योंकि इस कार्ड में क्या क्या फैसिलिटी है, किस तरह से पेरेंट्स को मैसेज जाता है, वो भी बयान कीजिए। सर इसमें सिस्टम क्या है कि एक क्लाउड बेस्ड रखा हुआ है इसको सारा मैंने। इसमें क्या है कि इसमें जैसे ये एक स्कैनर है, मैंने एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है कि मुझे कोई पंच नहीं करना पड़ता है। मेरे मोबाइल में ही एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है। जैसे आप उसको स्कैन करते हैं, पंच इन और पंच आउट है। जैसे आप पंच इन करते हैं तो 9:30 तक का मैंने टाइम रखा है। 9:30 और 1 सेकंड हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। उस बच्चे को मैसेज, जो टीचर उसको स्कैन कर रहा होगा उसके ऊपर मैसेज आ जाएगा कि आप अविनाश से कांटेक्ट करें, जो इसको एडमिनिस्ट्रेटर है। तो फिर मैं उससे पूछता हूं बच्चे से, आप लेट क्यों हो गए, तो वो बोलता है जाम है या कुछ है, तो फिर मैं उसको अलाउ करता हूं और मैं ही उसकी अटेंडेंस करता हूं और कोई अटेंडेंस कर नहीं सकता है। उससे भी हमने एक और अच्छा रखा इसमें कि हमारे को ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि गेट पे ही कोई स्कैन करके भाग जाएगा। मैंने उसमें ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया एरिया कि गेट से 3 से 5 मीटर जब स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर आएगा
तभी एक बच्चे का कार्ड स्कैन होगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे वो उस 3 से 5 मीटर दायरे से बाहर जाएगा, वो बोलेगा पहले स्कूल के अंदर आओ तब चलूंगा, नहीं तो नहीं चलूंगा। आगे बढ़ेंगे। खबर बारामूला से है, जहां पुलिस ने यूएपीए और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर की जांच के सिलसिले में जिले के कई इलाकों में एक साथ तलाशी अभियान चलाया। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई 4 संदिग्धों के आवासीय परिसर में की गई। तलाशी के दौरान 4 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। पुलिस ने बताया कि पूरी कार्रवाई मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में कानूनी प्रोसेस के तहत की गई है। अधिकारियों के अनुसार जांच जारी है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है। जम्मू कठुआ सांभा रेंज के डीआईजी श्रीधर पाटिल ने सांभा जिले के लॉजमेंट सेंटर का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तैनात सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न प्रबंधों की समीक्षा की और सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। डीआईजी ने कानून व्यवस्था को मजबूत रखने और सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने लॉजमेंट सेंटर में रह रहे लोगों से मुलाकात कर सुविधाओं की जानकारी ली और जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीआईजी ने कहा कि लोगों की सुरक्षा और जिले में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। बहुत ही बढ़िया है और डीआईजी साहब जो आए, हमें बहुत ही प्राउड फील हो गया है। हम महाराष्ट्र पूना आळंदी से सब ये लोग वारकरी लोग हैं, अमरनाथ का दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ जो हमें व्यवस्था मिली है बहुत ही बढ़िया है। एसी बढ़िया हॉल है, टॉयलेट, बाथरूम, पानी, इतना बड़ा प्रांगण है, खाने पीने का लंगर भी बहुत ही अच्छा है। आज डीआईजी श्रीधर पाटिल सर हमारे इधर आए थे। उन्होंने की स्थिति का जायजा लिया। ये कैंप दयानी कैंप है सांबा में, तो इधर हमको अमरनाथ यात्रियों को बहुत सारी सुविधा मिली, जैसे कि एसी हॉल है, 24 घंटा सिक्योरिटी है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, टॉयलेट बाथरूम एकदम क्लीनेस्ट है, साथ ही में लंगर है, 24 घंटा लंगर चलता है, 24 घंटा सिक्योरिटी रहती है। पुंछ में गुरुवार को वरिष्ठ सैन्य अधिकारी जनरल धीरज सेठ ने नया पदभार संभालने के बाद अपना पहला दौरा किया। उनके साथ उत्तरी कमान 16 कोर और 25 इन्फेंट्री डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पुंछ सैन्य हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उन्होंने नियंत्रण रेखा एलओसी के अग्रिम इलाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और तैनात सैनिकों से बातचीत की। उन्होंने जवानों के समर्पण, सतर्कता और ऊंचे मनोबल की सराहना की। इसके बाद जनरल धीरज सेठ ने पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय में सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा स्थिति और परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत करोड़ों रुपए मूल्य के जब्त किए गए नशीले पदार्थों को नष्ट किया है। ये मादक पदार्थ विभिन्न मामलों में तस्करों और अवैध कारोबारियों से बरामद किए गए थे। इस कार्रवाई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी भाग लिया और अपने अलग अलग अभियानों में जब्त नशीले पदार्थों को भी नष्ट किया। अधिकारियों के अनुसार कुल मिलाकर 2000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि ये कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने और समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।